बेबाक। कोरी सियासत है। महाराष्ट्र के पुणे में हो रही लगातार बारिश ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। भारी बारिश की वजह से पुणे के पाटिल अस्पताल में पानी भर गया है। अस्पताल के वार्ड में पानी भरने से मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। किसी वार्ड में तो 1-1 फीट से भी ज्यादा पानी भरा हुआ है। न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो CBI जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी कहीं। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई आ रही है। हाथरस केस में हम आपको बता दें, सीबीआई आरोपियों के घर से निकल गई है। आरोपियों के घर पर सीबीआई ने 3 घंटे बिताए। आरोपियों के घर 3 घंटे रहे सीबीआई के अधिकारी और बड़ी बात यह है कि तमाम तथ्यों की छानबीन की गई आरोपी पक्ष के घर पहुंचकर। और इसके साथ ही आरोपियों के घर आज जांच के चौथे दिन पहली बार सीबीआई पहुंची थी। तो हाथरस केस में सीबीआई आज चौथे दिन आरोपियों के घर पहुंची थी। 3 घंटे तक आरोपियों के घर रही सीबीआई और पूरी छानबीन करके तथ्य जुटा करके आरोपियों के घर 3 घंटे रहने के बाद सीबीआई के अधिकारी निकले हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि पीड़ित पक्ष से भी सीबीआई बात कर चुकी है। 3 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद आरोपियों के घर से सीबीआई की टीम बाहर निकल रही है और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम जो है वो इस वक्त बाहर निकल चुकी है। आरोपियों के घर पर पूछताछ हुई है। सीमा पाहुजा जो कि केस की आईओ हैं, उनके साथ पूरी टीम यहाँ पर पहुंची थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो सीबीआई के अधिकारी जो है वो बाहर निकल रहे हैं। इन्होंने पूरी तफ्तीश की है। घर के छत पर, बेडरूम में, हर जगह ये गए थे और इन्होंने पूरी तफ्तीश की है। आरोपियों से पूछताछ की है। आरोपियों के परिजनों ने जिस तरीके से एसपी को चिट्ठी लिखा था कि वो निर्दोष हैं इस पूरे मामले में, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके बाद जो है सीबीआई की टीम जो है यहां पर पहुंची है। मैम इसके बाद कहां जाएंगी? मैम इसके बाद कहां जाएंगी? सर इसके बाद कहां जाएंगे? तो ये जो है एफएसएल की टीम यहाँ से निकली है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ से पैकेट्स हैं, जो पैकेट्स इकट्ठा किए गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं एफएसएल की टीम भी यहाँ पर है। कुछ सबूत इकट्ठे किए गए हैं आरोपियों के घर से। जो चारों आरोपी हैं वो उन चारों आरोपियों के घर से इकट्ठा किए गए हैं सबूत और अब जो है यहाँ से लेकर निकल रहे हैं। यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी निकल रहे हैं और देख लीजिए, देखिए ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में एक इनके हाथ में जो है पैकेट्स है, अभी फिलहाल नीचे रख दिया है इन पैकेट्स को और उन पैकेट्स को लेकर ये आरोपियों के घर से यहाँ पर निकल रहे हैं। और ये जो काफिला है सीबीआई अधिकारियों का, देखिए ये काफिला जो है निकल रहा है यहाँ पर तस्वीरों में। मैम इसके बाद कहाँ जाएंगी? मैम इसके बाद कहाँ जाएंगी? तो फिलहाल जो है सीबीआई के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पैकेट्स आप देख सकते हैं, इन पैकेट्स में एविडेंस इकट्ठा किया गया है। जो मकसद था सीबीआई का आरोपियों से पूछताछ करने का, और वो मकसद जो है वो पूरा हुआ है यहाँ पर। और देखिए सीबीआई के अधिकारियों की गाड़ी जो है वो यहाँ से निकल रही है। एक काफिला एफएसएल की टीम के साथ यहाँ पर पहुंची थी ये भी। सर इसके बाद कहाँ जाएंगे? तो फिलहाल जो है जो अधिकारी हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सीबीआई के अधिकारी यहाँ से निकलते हुए और जो अधिकारियों का जो काफिला है वो आरोपियों से तकरीबन 3 घंटे की पूछताछ करने के बाद वो यहाँ से अब निकल चुके हैं। तो हाथरस की घटना का सच पता लगाने में सीबीआई के अधिकारी जुटे हुए हैं और एक्शन में सीबीआई के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर हाथरस से संवाददाता अमित सिंह जुड़ गए हैं और अमित सिंह की अभी आप रिपोर्ट भी देख रहे थे। अमित, कुल मिलाकर के 3 घंटे का वक्त जांच के चौथे दिन सीबीआई ने आरोपियों के घर पर बिताया है। क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह के सबूत जो आरोपियों के घर से और पूछताछ के दौरान सीबीआई ने जुटाने की कोशिश की है?
जी हाँ, बिल्कुल। सुबह 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर सीबीआई की जो पूरी टीम है, सीमा पाहूजा जो कि केस की आईओ हैं, उनके साथ तकरीबन 15 अधिकारी थे और वो 15 अधिकारी पीड़ित के गांव पहुंचे। एक बार फिर दोबारा यहाँ पर गांव पहुंचे और इस बार जो है आरोपियों के घर में पहुंचे। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये आरोपियों का घर है। 3 आरोपी जो कि संदीप, रवि और रामू, 3 आरोपियों का ये घर है और यहाँ पर पूरे इस इलाके को, पूरे इस घर को सघन चेकिंग की गई है। पूछताछ बाकायदे यहाँ पर नहीं हुई है, जैसा कि मेरा ये पीड़ित परिवार, जो ये आरोपी परिवार दावा कर रहा है कि पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन हाँ, घर में, किचन में, बेडरूम में, गैलरी में, जो भी घर का हर हिस्से को यहाँ पर चेक किया गया है। एफएसएल की जो टीम थी वो लगातार चेक कर रही थी। कई जो महिलाएं हैं इस घर की सदस्य, उनसे हमारी जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वो इसी गैलरी में यहाँ पर बैठी हुई थी और कुछ 1-2 अधिकारी जो थे उनसे बातचीत कर रहे थे और वो नॉर्मल बातचीत हो रही थी। इसी गैलरी में सीबीआई के कुछ अधिकारी बैठे हुए थे, कुछ पुरुष से और कुछ महिलाएं से, इस घर के सदस्य, वो नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। 14 तारीख की घटना को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन ज्यादातर समय जो है, जो सीबीआई की जो टीम थी, जो अधिकारी थे, इसी सीढ़ियों से होते हुए, ये देखिए ये घर, ये जो सीढ़ी है, इसी सीढ़ियों से होते हुए वो छत पर गए, ऊपर टॉप रूफ पर भी गए, वहां भी उन्होंने चेक किया, तमाम एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश किया गया है। 3 आरोपी जो है यहाँ पर रहते हैं, नेहा, और 1 आरोपी लवकुश जो है यहाँ से तकरीबन 80 मीटर की दूरी पर उसका घर है। वहां से कुछ पैकेट्स वगैरह इकट्ठा किए गए हैं, क्योंकि जो एफएसएल के अधिकारी थे वो लगातार एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसा कि नेहा, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो देरी हुई है सीबीआई की तफ्तीश में इस पूरे मामले में, वही एक रुकावट पैदा कर रही है, क्योंकि एविडेंस इतना आसान नहीं है इस पूरे मामले में। बने हुए हैं और आप पहले दिन से ही कह रहे हैं कि क्योंकि पूरी घटना को 1 महीना हो गया है, इसीलिए कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए सबूत जुटाकर लाना भी अपने आप में काफी बड़ी चुनौती होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। हाथरस केस में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट कुछ देर में आदेश दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही क्यों ना जारी रहने दी जाए। सरकार की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट ने पीड़िता का नाम लिख दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पीड़ित परिवार का जिक्र किया, जो आईपीसी के तहत सही नहीं है। सीजेआई ने कहा कि उसे हटा दिया जाएगा। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा एक आरोपी की तरफ से पेश हुए और जैसे ही उन्होंने बहस करना शुरू किया, इंदिरा जयसिंह ने आपत्ति जाहिर कर दी। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा प्रदान की जाए, न कि उत्तर प्रदेश पुलिस की। हमारे साथ इस खबर पर दिल्ली से संवाददाता विक्रांत जुड़ गए हैं। तो विक्रांत, सुनवाई पूरी हो गई है और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह की बहस आज हुई और जिस तरह से सीजेआई की टिप्पणियां रही, उनको देखकर ये केस किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है विक्रांत? कोई केस का क्या जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उस पर कयास लगाना ठीक नहीं होगा और वो उचित भी नहीं है। लेकिन सुनवाई के दौरान जो 3-4 अहम बातें हुई वो जरूर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे, तुषार मेहता, उन्होंने साफ ये कहा कि सरकार ने पीड़िता को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, उसके घर के बाहर सीसीटीवी भी लगा दिया गया है। लेकिन जो पीड़िता थे उनके वकील की तरफ से ये कहा गया कि जो सुरक्षा है वो यूपी पुलिस की नहीं होनी चाहिए, बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की होनी चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस पर कई तरह के आरोप खुद ही लगे हुए हैं, तो उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उनके पीड़ित परिवार की तरफ से यह भी कहा गया कि इस मामले का ट्रायल जो है वो यूपी से बाहर किया जाए और मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में किया जाए। दिल्ली में यानी जब भी इस केस की अदालती सुनवाई शुरू हो, चार्जशीट दाखिल करने के बाद वो दिल्ली की अदालत में हो। एक महत्वपूर्ण बात जो चीफ जस्टिस ने साफ कर दी है, तीसरा शीतलवाद के एनजीओ की तरफ से कहा गया था, पता चला था कि वो इस मामले में पीड़ित पक्ष के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में पीड़ित, आरोपी और सरकार, 3 लोगों को वो सुन चुके हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया को सुनने की कोई जरूरत नहीं है और इनके अलावा ना ही किसी और की एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाएगा, यानी उसको सुनवाई के लिए भी नहीं लिया जाएगा। ये कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ 3 ही लोगों को इस मामले में सुना गया और ये तीनों काफी है। इनके अलावा अहम जानकारी आप दे रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी वक्त कोर्ट का फैसला आ सकता है। विक्रांत और अमित, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई। हाथरस केस में आज पुलिस पीड़ित परिवार के घर पहुंची और इलाके के थाना प्रभारी ने परिवार से पूछताछ की। पीड़ित के पिता से और भाई से पुलिस के 2 अधिकारियों ने पूछताछ की। इससे पहले कल सीबीआई ने भी
पीड़ित के पिता और भाइयों से पूछताछ की थी। परिवार के मुताबिक पूछताछ के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई और वहां खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था थी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीड़ित के पिता, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। इलाके के सीओ अभी पहुंचे हुए हैं, आपसे बातचीत कर रहे थे, आपके बेटे से बातचीत कर रहे थे, क्या बातचीत हुई? वही वो बाजरा फाजरा के बारे में, वो खेत काटने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, खेत काटने के लिए। कल आपसे लंबी पूछताछ हुई थी, 6 घंटे 40 मिनट की, क्या कुछ बातचीत हुई थी? क्या सीबीआई के अधिकारियों ने आपसे पूछताछ की थी? वही आपसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, कहाँ के घटना के वक्त मौके पे कहाँ है तुम? मैंने बताया, मैंने कहा स्कूल में काम करने गए मैं, तो यही सब बातचीत कर रहे वो सब। तो आप चाहते हैं कि जिस तरीके से आपकी भी पूछताछ हो रही है, आरोपी और आरोपी के परिवार से भी पूछताछ हो उसी तरीके से? अब ये तो उनको वो पूछताछ करेंगे, वो चीज़ें हम तो ना बोल सकते। तो जो 6 घंटे 40 मिनट की पूछताछ हुई, आपको परेशानी किसी भी तरीके की? ना परेशानी तो कुछ ना, भाई खाने पीने की व्यवस्था थी वहाँ। क्या पूछ रहे थे बार बार आप लोगों से? वही घटना के विषय में पूछ रहे। तो घटना वाले दिन तो आप थे नहीं, माँ और दोनों भाई थे, तो आपसे क्या पूछ रहे थे? वही पूछ रहे कि क्या कहते हैं, कहाँ थे आप और लड़का कहाँ था, ये चीज़ बात पूछ रहे। परिवार आपका उस दिन कहाँ था, ये पूछ रहे। और कितने अधिकारी आपसे पूछ रहे थे? 2 अधिकारी है। सबसे 2 अधिकारी पूछ रहे थे अलग अलग बैठा के? हाँ, अलग अलग। तो आपको दोबारा फिर जाना है, क्या कहा था? ना अभी तो कोई सूचना ना आती है, और सूचना होगी तो जाऊंगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो महिला जो आपके यहाँ आई थी, जो जबलपुर से, जो 2-3 दिन रुकी थी, उसने एक भड़काऊ भाषण दिया है जबलपुर में, खासतौर से इसी मामले को लेकर, हाथरस को मामले को लेकर। ना वो ऐसा हो कि क्या कहते हैं, उन्होंने तो पूरा परिचय दिया, वो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, वो बता रहे हैं कि मेरे खून का रिश्ता नहीं है, मैं तो इनकी दुख समझ के यहाँ आई हूँ। तो उनने वो जबलपुर में एक डॉक्टर भी बता रहे हैं, डॉक्टर हैं वो। तो अब जिस तरीके से भाषण उन्होंने दिया है, उसका आप खिलाफ करेंगे, क्योंकि काफी भड़काऊ भाषण है? नहीं, वो क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे, हम तो क्या कहते हैं, अब जी चीज़ तो हम ना बोल सकते, आप बार बार बात चीज़ें बोल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरोपियों के परिवार के सदस्य, यहाँ पर मौजूद है, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, काफी 3 घंटे तक थे यहाँ पर, 3 घंटे तक सीबीआई के अधिकारी और एफएसएल अधिकारी थे, क्या कुछ बातचीट हुई है? बस छानबीन करी है और कुछ नहीं की है, हमसे कुछ पूछताछ नहीं की है। आप लोगों से कुछ नहीं पूछा गया है? नहीं पूछा है। सिर्फ घरों में, किचन, बेडरूम? हाँ, सब में छानबीन करी है, कुछ नहीं, हमसे कुछ पूछा भी नहीं उन्होंने। जो 3 घंटे थी, पूरे इस हॉल को, पूरे गैलरी को पूरा चेक किया है? बस हमसे कुछ नहीं किया। आपसे कुछ नहीं? जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, आप लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी एसपी को कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो, और अब जो है सीबीआई पहुंच गई आप लोगों के घर पर, उम्मीद है न्याय की? हाँ, है पूरी। जब निर्दोषी है तो क्या कहते, उम्मीद तो है। तो देखा आपने किस तरह से सीबीआई ने पीड़ित परिवार से पूछताछ की है। हमारे साथ लगातार इस खबर पर अमित बने हुए हैं। अमित, क्या ये संभावना बनी हुई है कि सीबीआई अभी एक राउंड की और पूछताछ पीड़ित परिवार से करेगी, या जितने सवालों के जवाब चाहिए थे वो तकरीबन सीबीआई को कम से कम पीड़ित पक्ष की तरफ से मिल गए हैं? जी नेहा, अभी बताएं कि आपको जो अभी पूछताछ हुई है पीड़ित परिवार से, वो पिता से पूछताछ हुई है, बड़े भाई से हुई है, छोटे भाई से हुई है, लेकिन अभी भी जो घर की जो बहू हैं, यानी जो पीड़ित की जो भाभी हैं और उनकी जो माँ है, माँ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि 14 तारीख को जो घटना हुई थी, उस दिन घटना वाले दिन माँ खेत में मौजूद थी, बड़े भाई खेत में मौजूद थे और पीड़ित थी। और जो पीड़ित को सबसे पहले खेत में जो दुष्कर्म का, जिस खेत में दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, उस खेत में सबसे पहले माँ ने देखा था, और माँ ने उसके बाद एक छोटू नाम के लड़के को बुलाया था। छोटू का ही वो खेत था, हालांकि वो नाबालिग लड़का है, फिलहाल अभी कहाँ है इस बारे में किसी को कोई सूचना नहीं है, लेकिन अभी भी जो है पीड़ित परिवार में माँ और जो भाभी हैं उनसे अभी पूछताछ होनी बाकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आरोपियों के परिवार से तो आज तफ्तीश की गई है, घर को पूरी तरीके से सर्च किया गया है आरोपियों का, लवकुश आरोपी हो या बाकी और 3 आरोपी हो जो कि एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से एक ही जो घर का जो बाउंड्री
बाउंड्री है उनका एक ही है, तो लिहाजा यहाँ पर पूछताछ हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है वो पीड़ित की मां और भाभी से पूछताछ करे। इसके अलावा जो है जो आरोपी परिवार जिस तरीके से एसपी को चिट्ठी लिख चुके हैं और कहा है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो, इस मामले में आरोपी परिवार से भी पूछताछ हो और कि जिस तरीके से पीड़ित के मां और भाई को लेकर रिक्रिएशन क्राइम सीन पे किया गया था सीबीआई अधिकारियों की तरफ से, तो उसी तरीके का रिक्रिएशन जो पहली बार 50 मीटर की दूरी पर स्पॉट पे लवकुश की मां मौजूद थी जो दावा कर रही थी, तो उनके साथ भी एक रिक्रिएशन हो सकता है। और इसके अलावा अब जो है सीबीआई जो है कोशिश करेगी फिलहाल ये है कि मां जो कि इस पूरे घटना में कहीं ना कहीं एक चश्मदीद के तौर पर देखी जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि अभी सीबीआई को पीड़िता की मां से बात करनी है और उससे कई अहम लीड सीबीआई को मिल सकती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच सीबीआई की टीम आज हाथरस केस में जांच के चौथे दिन पुलिस से पूछताछ करने पहुंची। सीबीआई के 2 अधिकारी थाने में पूछताछ के लिए पहुंचे। कल सीबीआई ने पीड़ित के पिता और भाइयों से पूछताछ की थी, वहीं मंगलवार को पीड़ित के बड़े भाई से पूछताछ की गई थी। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो अमित, कुल मिलाकर के सीबीआई हर एक एंगल को टटोल रही है। पीड़ित परिवार, आरोपी परिवार, इसके अलावा जिला अस्पताल के डॉक्टर और पुलिस अधिकारियों से भी जो कि इस केस से जुड़े हुए हैं, सीबीआई सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ कर रही है। अमित जी हाँ, बिल्कुल। ये जो पूरा केस है इसमें कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रही है सीबीआई, और जो इसमें जितने भी किरदार हैं, चाहे वो पुलिस हो, वो मेडिकल टीम जिन्होंने सबसे पहले 14 तारीख को पीड़िता का उपचार किया था, इसके अलावा आरोपी परिवार, पीड़ित परिवार, और इसके अलावा गांव के वो सदस्य जो सबसे पहले स्पॉट पे पहुंचे थे, अंतिम संस्कार वाले रात को अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे थे, तो इतने लोग काफी ज्यादा अहम है इस पूरे मामले में। इन तमाम लोगों से सीबीआई पूछताछ करेगी और जल्द से जल्द इस पूरे तफ्तीश को पूरा करना चाहेगी, क्योंकि इस वक्त ये पूरे देश की नजर हाथरस गैंगरेप मामले पर है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार सच्चाई क्या है हाथरस गैंगरेप मामले में। तो वही जो है सीबीआई की टीम जो है लगातार जो है एफएसएल की टीम के साथ इकट्ठा कर रही है एविडेंस। एफएसएल की टीम जो है आज भी गांव पहुंची थी और एफएसएल की टीम अभी हाथरस में और भी कुछ दिन रहेगी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि ये जो तफ्तीश है इसमें सीबीआई की एंट्री काफी लेट हुई है और इस वजह से जो एविडेंस है, जो क्राइम सीन है, अंतिम संस्कार वाले स्पॉट है, चाहे वो पीड़ित परिवार का घर हो, चाहे वो आरोपियों का घर हो, तो यहाँ से तमाम एविडेंस जो थे वो मिटाए जा चुके होंगे या खत्म हो गए होंगे या नष्ट हो गए होंगे। इस वजह से जो है सीएफएसएल की टीम जो है, फॉरेंसिक अधिकारी जो है, वो अभी भी हाथरस में मौजूद है। उन्होंने अपना डेरा यहाँ पर हाथरस में डाल लिया है और उन्होंने ये तय कर लिया है कि इस पूरे मामले में एविडेंस को इकट्ठा करना है, कड़ी से कड़ी को मिलाना है, ताकि जल्द से जल्द टीम है 15 सदस्यीय टीम, इसके साथ फोरेंसिक टीम भी हमें जैसा आप बता रहे हैं। तो एक तरफ सीबीआई गांव के भीतर पीड़ित परिवार से लेकर आरोपियों तक से पूछताछ कर रही है, चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है, और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश का इंतजार है। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। इस बीच हाथरस केस में सियासी संग्राम भी जारी है। मामले में एसपी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वहीं यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मामले में जो भी कहना है हाईकोर्ट में बताया जा रहा है और मामले की जांच चल रही है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, राजनी, बैंक डकैती, एटीएम लूटे जा रहे हैं, पूरी तरीके से जंगल राज है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सैकड़ों की संख्या में अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। आम आदमी का जीवन दूभर है, आम आदमी परेशान है, गोली मारी जा रही है, हत्या की जा रही है, लूट की जा रही है, राजनी की जा रही, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरीके से स्वतः संज्ञान लिया है वह अपने आप में प्रशंसनीय विषय है। जिस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है, वह भी एक स्वागत योग्य कदम है और वह अपराध की गंभीरता को दिखाता है। हाथरस में हमें जो भी कहना है हमने माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा है और इस मामले की पूरी विवेचना चल रही है और विवेचना से पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। महाराजगंज से एक महिला अपनी शिकायत लेके आई थी, उसकी पूरी जानकारी सरकार ने लिया है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसको उसने उकसाया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और पीड़िता की पूरी मदद होगी, ये सरकार भरोसा दे रही है और सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है।
देखिए किस तरह से हाथरस मामले में सियासत भी हो रही है और यूपी सरकार पर यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। और इस बीच कानून मंत्री ने विपक्ष को जवाब दिया है और कहा है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम आपको बता दें इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और किसी भी वक्त हाथरस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ सकता है। हाथरस केस की जांच में अब तक क्या हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और आज इस जांच के सीबीआई की जांच के चौथे दिन सीबीआई के अधिकारी आरोपी परिवार के घर पहुंचे। आरोपी परिवार के घर पहुंच करके वहां पर उन्होंने 3 घंटे बिताए, कई तरह के सवाल पूछे। इससे पहले सीबीआई पीड़ित पक्ष से भी पूछताछ कर चुकी है। इतना ही नहीं, हाथरस के मामले से जुड़े हुए जो पुलिसकर्मी हैं या फिर जिला अस्पताल जहां शुरुआती दौर में पीड़िता का इलाज हुआ था, वहां पर भी डॉक्टरों से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया है कि हाथरस मामले को लेकर के अब किसी भी तरह की किसी भी नई अर्जी पर सुनवाई नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में हाथरस केस की सुनवाई पूरी हो गई है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले का इंतजार है। इस बीच लगातार एक आवाज ये भी उठ रही है कि यूपी सरकार की तरफ से जो पुलिस प्रोटेक्शन पीड़ित परिवार को दी गई है वो पुलिस प्रोटेक्शन ना देकर केंद्रीय सुरक्षा बल की तरफ से पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। हमारे साथ इस खबर पर दिल्ली से विक्रांत बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। विक्रांत, एक तो इसमें मामला है कि सीबीआई अपनी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है, लेकिन दूसरी ओर इस मामले को लेकर के जो सियासत हो रही है क्या वो कहीं से भी थमती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, और क्योंकि ये इस मामले में शुरुआत से ही अगर हम देखें तो जिस समय पीड़िता यहाँ पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में थी तभी से राजनीतिक दलों ने वहाँ पर पूरी तरीके से उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी इस पूरी घटना पर, और राजनीतिक तौर पर इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया। लेकिन जाहिर तौर पर जब इस तरह की घटना होती है, इस तरीके का कोई बड़ा मामला सामने आता है, तो राजनीतिक दलों के लिए पीछे रह पाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बात भी उनसे पूछी जाएगी कि इतनी बड़ी घटना हुई और आप घटना स्थल पर नहीं पहुँचे। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार इस मामले में बयानबाजी हुई दोनों ही पक्षों की तरफ से, उस पर भी कोर्ट की कहीं ना कहीं संज्ञान है। और इसी कारण आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने कहा था कि केस से मुतल्लिक चीजें ज्यादा बाहर ना आए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी ये जानती है कि इस तरीके से जांच से जुड़ी हुई चीजें जब बाहर आती हैं तो उसका कई बार गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और केस को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन राजनीति तो चलेगी ही, और क्योंकि चुनाव भी सामने है, बिहार का भी चुनाव है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो अपने आप में काफी अहम होगा, लेकिन एक के बाद एक कई नए खुलासे इस हाथरस केस में हो रहे हैं। हाथरस केस में सामने आई संदिग्ध महिला डॉक्टर का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। कुछ दिन पुराने इस वीडियो में डॉक्टर राजकुमारी बंसल जबलपुर में जमात इस्लामी नाम के एक संगठन के साथ सड़कों पर उतरी थी और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में विवादास्पद भाषण दिया था। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बतौर डॉक्टर तैनात राजकुमारी बंसल ने हाथरस, उन्नाव, कठुआ जैसे तमाम मुद्दे उठाए और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। राजकुमारी बंसल ने उसी जगह पर जमाते इस्लामी संगठन के साथ मंच साझा किया जहां सीएए और एनआरसी को लेकर दंगा हुआ था। सरकारी पद पर रहते हुए सरकार विरोधी जनसभा में राजकुमारी बंसल के इस भाषण पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजकुमारी बंसल जबलपुर से एक निजी काम की बात कहकर हाथरस पहुंची थी और पीड़ित परिवार के साथ कई दिनों तक रही थी। डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने खुद को पीड़ित लड़की की भाभी बताते हुए मीडिया से तक बात की थी, जिसके बाद जांच में उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। कठुआ केस में आपको पता होगा कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। उन्नाव केस पता होगा कि वह पीड़ित के परिवार को तो जलवा दिया। अब आपको हाथरस पता होगा कि लड़कियों को अब रात में भी जलवा देंगे, कल ये दिन में भी होगा, घर के अंदर भी होगा। तो मेरी एक ही अपील है आप लोगों से, सहनशीलता अपनी खत्म करिए। आप जितना सहन करते जाओगे सिस्टम अपनी सीमा उतना बढ़ाता जाएगा। अगर आप अभी भी बोल दोगे आप बस इससे आगे हम नहीं सहेंगे तो सिस्टम को सरेंडर करना पड़ेगा और अपनी गलती माननी पड़ेगी। राजकुमारी बंसल का ये वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर वो सवालों के घेरे में आ गई हैं। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर राजकुमारी बंसल किस हैसियत से हाथरस गई थी? हाथरस जाने के पीछे उनका असली मकसद क्या था? सवाल तो ये भी है कि क्या राजकुमारी बंसल किसी साजिश के तहत हाथरस गई थी?
और हाथरस केस में इस वक्त की सबसे बड़ी पड़ताल में यूपी पुलिस की लापरवाही सामने आई है। हाथरस अस्पताल वही अस्पताल है जहां पीड़ित को सबसे पहले भर्ती किया गया था। इस अस्पताल पर अब ध्यान इसीलिए भी जा रहा है क्योंकि सीबीआई की जांच में हाथरस अस्पताल के डॉक्टरों से भी पूछताछ हुई। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज अब तक खंगाले ही नहीं गए हैं। जी हाँ, पड़ताल में पता चला कि यूपी पुलिस ने जांच के दौरान हाथरस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को तफ्तीश में शामिल नहीं किया और न ही अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई। अब जब घटना को 1 महीने का वक्त बीत चुका है तो ऐसे में अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड में रहना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर यूपी पुलिस ध्यान देती और अस्पताल को सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखने के निर्देश देती तो वो फुटेज न सिर्फ यूपी पुलिस की जांच में काम आते बल्कि उससे आज सीबीआई को भी जांच में बड़ी मदद मिल सकती थी। हाथरस केस की सबसे बड़ी पड़ताल। हाथरस केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही। जांच में पुलिस की लापरवाही सामने आई। पुलिस ने हाथरस अस्पताल के सीसीटीवी नहीं खंगाले। हाथरस केस में न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल में हाथरस पुलिस की बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई है, जिसके बाद हाथरस पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने के आरोप और पुख्ता हो गए हैं। हाथरस केस की पड़ताल के लिए जब हाथरस अस्पताल से डॉक्टर से संपर्क किया गया तो उन्होंने चौंकाने वाला पर्दाफाश किया। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को नजरअंदाज किया गया। पीड़ित को घटना के बाद हाथरस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। लेकिन अब उसी अस्पताल से पुलिस की लापरवाही की बात सामने आ गई है। अस्पताल के सीएमएस ने साफ साफ बताया कि हाथरस पुलिस ने उनसे सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मांगी। सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी ठीक नहीं था, सीसीटीवी कैमरा खराब पड़े थे। कहाँ पे? इमरजेंसी के सर। इमरजेंसी के नहीं, कैमरा ठीक था हॉस्पिटल का। तो सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज आपने दे दिए हैं? सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज दे दिया आपने? हमारे कैमरे का बैकअप 7 डेज का है। ओके, 7 डेज का। ठीक। और आज कितने दिन हो गए हैं? 1 महीना। फिर क्या संभव है? मतलब आपके सीसीटीवी कैमरे ठीक थे। हाँ। आपका स्टोरेज 7 डेज का है। हाँ। सीबीआई तकरीबन 29 दिन बाद आई। हाँ। जिसको आज 1 महीना हो रहा है। हाँ। आपके पास वो फुटेज नहीं रहता है। तो पुलिस ने आपको नहीं बोला था कि फुटेज रखना है या हमें दे दो? हाथरस पुलिस ली थी आपसे पहले फुटेज? मेरे यहाँ इस संबंध में संपर्क नहीं किया गया। सुना आपने? अस्पताल के जिम्मेदार कर्मचारी का दावा है कि पुलिस ने उनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग नहीं की और न ही उसे देखने या फुटेज का बैकअप रखने के लिए कहा, जबकि हाथरस केस में एक एक पल की जानकारी बेहद अहम है और एक एक जानकारी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। हाथरस पुलिस की ऐसी लापरवाही की वजह से इस केस में सीबीआई जांच की मांग उठी और अब लोगों को सीबीआई की मदद से सच सामने आने की उम्मीद है, जिसके लिए सीबीआई एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और हाथरस केस में फॉरेंसिक जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इसमें सीबीआई की टीम के साथ पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम खेत में घटना वाली जगह से सबूत जुटा रही है। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक टीम ने पीड़ित के कपड़ों को भी जांच में शामिल कर लिया है। सीबीआई की टीम के साथ पहुंचे सीएफएसएल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घटना से जुड़ी जगह पर जाकर जांच करने की पूरी योजना बनाई है। हाथरस केस की सबसे बड़ी पड़ताल। हाथरस में फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठे किए। खेत में गई फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम। पीड़ित के कपड़ों चप्पल की जांच। देश भर को हिलाकर रख देने वाले हाथरस केस की जांच में फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की टीम ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट की टीम कल सीबीआई की टीम के साथ हाथरस में पीड़ित के गांव पहुंची और उसने बिना वक्त गंवाए घटना से जुड़े सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए।
हाथरस की घटना को 1 महीने बीत जाने के बाद सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पीड़ित के गांव पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उन तमाम जगहों पर गई जहां से उम्मीद लग रही थी कि कुछ सबूत मिल सकते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कुछ सबूत इकट्ठा करने की, क्योंकि ये इस मामले को हुए 1 महीने बीत चुके हैं और सबूत इकट्ठा करना बहुत बड़ी चुनौती है फॉरेंसिक टीम के लिए। फॉरेंसिक टीम के लोगों का फोकस उस खेत पर टिका था जहां पर पीड़ित का आरोपियों से आमना सामना होने की बात कही जा रही है। आरोप है कि इसी खेत में 14 सितंबर को आरोपियों ने पीड़ित लड़की के साथ जबरदस्ती की और उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन फॉरेंसिक टीम के विशेषज्ञों के लिए हाथरस मामले में सबूत जुटाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि घटना के पूरे 30 दिन बीत चुके हैं। इतना ही नहीं, किसी को भी घटना वाली जगह आने जाने से नहीं रोका गया। पहले पुलिस की टीमों ने कई बार खेत में छानबीन की, फिर राज्य सरकार की एसआईटी के लोग भी मामले की पड़ताल करने पहुंचे और अब सीबीआई की टीम में शामिल फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके से सबूत की तलाश में जुटे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई भी आपराधिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नजर घटना से जुड़े सभी लोगों और जगहों पर है। फॉरेंसिक टीम अभी खेत की घटना वाली जगह पर फिर जा सकती है। फॉरेंसिक टीम पीड़ित के कपड़ों पर लगे धब्बों की जांच करेगी। फॉरेंसिक टीम आरोपियों के कपड़ों की जांच करेगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीड़ित का शुरुआती इलाज करने वाले डॉक्टरों के बयान ले सकती है। पीड़ित के शरीर पर मिले निशान की भी फॉरेंसिक टीम जांच कर सकती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अंतिम संस्कार करने वाली जगह से भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। फॉरेंसिक टीम अभी हाथरस में और कुछ दिन रहेगी और घटना वाले जगह पर जाकर बारीकी से जांच करेगी, तफ्तीश करेगी ताकि उन्हें और सबूत मिल पाए। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम को एक्सपर्ट है कि जो पीड़िता घटना वाले दिन जो कपड़े पहने थी उससे भी उन्हें सुराग मिल सकता है। इन सब के अलावा पुलिस और एसआईटी की टीम ने जो तफ्तीश किए हैं, जो उन्हें सबूत मिले हैं, उसे भी अपने अधिकार में लेगी सीबीआई की टीम। आज हाथरस में सीबीआई टीम की जांच का 3रा दिन है। एक और सीबीआई इस घटना से जुड़े लोगों से बयान लेने में जुटी है, तो दूसरी तरफ उसके साथ पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट घटना से जुड़ी एक एक चीज की जांच कर मामले की असलियत तक पहुंचने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि हाथरस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई और किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट से इस पर फैसला आ सकता है। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।